1 2 4 1 3 4 F का 1 3 4 इसके आंसर्स को लिखना है। बेटा रेस्पिरेशन चैप्टर ओपन करेगा, रेस्पिरेशन पढ़ गया ठीक है ना, मैं रेस्पिरेशन पूरा क्लियर करा दे रहा हूँ एक बार जो मिस हो गया। तो अगर अपन एक शॉर्ट वे में चाहें कि चैप्टर पूरा पढ़ लें तो हमारे पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आज कि हम पूरे चैप्टर को खत्म भी कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें नहीं है फ्यूचर में करने की, ठीक है। तो जो जो मेन चीज़ें हैं वो पहले आपको पूरा समझाते जा रहा हूँ। एक बार मैंने और लिखवाया था, एक बार और मैं आपको अच्छे से समझाते जा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है व्हाट इज रेस्पिरेशन। सबसे पहली चीज़ है व्हाट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन का यूज करके ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। किसका यूज करके? यूज क्या करेंगे अपन? ऑक्सीजन को, ठीक है। क्या करेंगे अपन? ऑक्सीजन का यूज करेंगे और ग्लूकोज को ब्रेक करेंगे। ऑक्सीजन का यूज करेंगे और ग्लूकोज को ब्रेक करेंगे। ये दो चीजें याद रखना है, ठीक है। तो a process in which oxygen gas is used to break down glucose to produce energy. इस पूरी प्रोसेस का नाम क्या है? रेस्पिरेशन। मतलब जैसे देखो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एक वर्ड है रेस्पिरेशन और एक वर्ड है ब्रीदिंग। एक वर्ड क्या है? रेस्पिरेशन और एक वर्ड क्या है? ब्रीदिंग। दोनों को बहुत लोग सेम ही समझते हैं। दोनों का मतलब होता है सांस लेना। तो इसमें फर्क क्या है कि रेस्पिरेशन में क्या फर्क है और ब्रीदिंग में क्या फर्क है। तो अगर आपको फर्क जानना है तो रेस्पिरेशन को हम लोग कई बार इंटरनल ब्रीदिंग भी कहते हैं। या तो आप रेस्पिरेशन बोल दीजिए या तो क्या बोल दीजिए? इंटरनल ब्रीदिंग। और नॉर्मल ब्रीदिंग को हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। ब्रीदिंग, दिस इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्या क्या बोलते हैं? इंटरनल रेस्पिरेशन और दूसरे वाले का क्या नाम है इसका? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है। मतलब इसमें फर्क क्या है? पहला फर्क ये है इट प्रोड्यूसेस एनर्जी। इट प्रोड्यूसेस एनर्जी, इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ब्रीदिंग में एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती, नो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी इज नॉट प्रोड्यूस, नो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, फर्स्ट थिंग। सेकेंड है रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में फर्क। रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, इट इज बायोकेमिकल प्रोसेस। बायोकेमिकल प्रोसेस एक केमिकल चेंज है। ऑक्सीजन गैस अंदर जा रही है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आ रही है। कुछ नए नए प्रोडक्ट बन रहे हैं, इसीलिए कैसी चेंज है? केमिकल चेंज है। ब्रीदिंग एक क्या है? फिजिकल प्रोसेस है, इट इज फिजिकल प्रोसेस। इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, बस सीधा होकर बैठो सभी लोग एकदम स्ट्रेट होकर के अच्छे से। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, दिस इज ब्रीदिंग, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब इसमें इंटरनल का क्या पोर्शन है? जब आपने ब्रीद इन किया, आपने एयर में मौजूद जितनी गैसेस थी सबको इनहेल किया, उसमें से जरूरत किसकी थी? ऑक्सीजन की। वो ऑक्सीजन हमारे सेल के अंदर चली गई लंग्स के थ्रू होते हुए। कल मैंने पाथ बनाया था, अभी फिर से एक बार देख लेंगे उसको। रास्ता बनाएंगे घर फिर दोबारा। थर्ड, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है, बायोकेमिकल है, फिजिकल है। ये सेल के अंदर होती है, सेल के बाहर। इट इज इंट्रासेलुलर, इट इज एक्स्ट्रासेलुलर, ठीक है। इट इज इंट्रासेलुलर प्रोसेस
एक्स प्लस ये कुछ बेसिक डिफरेंस है जो हमारा रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग के बीच में, कि भाई जिसमें बहुत कंफ्यूजन होती है दोनों वर्ड को पढ़ने में, ये दोनों वर्ड होना चाहिए। दोनों का मतलब सांस में नहीं होता है, लेकिन इस वाले प्रोसेस में आप एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इसमें आप सिर्फ इनहेल और एक्सहेल करते हैं। सिर्फ आपने इनहेल किया और आपने क्या कर दिया, एक्सहेल कर दिया। इतना क्लियर है सभी को? चलिए अब हम थोड़ा सा ब्रीदिंग देख लेते हैं कि ब्रीदिंग परफॉर्म कैसे की जाती है, ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन को परफॉर्म कैसे किया जाता है, ब्रीदिंग या फिर रेस्पिरेशन को हम परफॉर्म कैसे करते हैं। इसको परफॉर्म करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला है बेटा, अगर मैं उस प्रोसेस की बात कर दूं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की प्रोसेस, उस प्रोसेस में हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी? ठीक है, गैसेस में अपन वहां चले गए, क्या हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। लेकिन अगर मैं बॉडी पार्ट की बात करूँ, सीधा होकर बैठो, सब लोग अच्छे हैं, सीधा होकर बैठो, बैठ गए। एक बार ब्रीद इन करो, देखना जब ब्रीद इन करते हैं तो देखो कैसे एकदम बॉडी फूल गई, हाँ बॉडी कैसे एकदम फूल गई है। लेकिन ब्रीद आउट कर रहा हो तो फिर रिलैक्स हो गई। दिस मीन्स दैट इसमें हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है। एक पड़ती है रिब केज, ये जो हड्डियाँ हैं ना यहाँ पर, जो कुछ लोगों में एकदम अलग से दिखाई देती है, विजिबल रहती है, ठीक है, और कुछ लोगों में बिल्कुल नहीं दिखती है, जो अच्छे खासे एकदम हेल्दी होते हैं। कुछ लोग बेचारे एकदम ऐसा लगता है देख करके कि गिन लोगे आप हड्डी, ठीक है, दिखती है ना कुछ, आपकी नहीं दिखती है। दूसरा क्या रहता है, डायफ्राम। डायफ्राम एक बलून जैसा स्ट्रक्चर होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रेचेबल होता है, ठीक है। जब आप ब्रीद इन ब्रीद आउट करोगे तो नीचे क्या है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ पर क्या है, ऊपर पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम। दोनों सिस्टम को अलग करने के लिए बीच में क्या बना हुआ है, डायफ्राम बना हुआ है, ठीक है। जब आप सांस ज़्यादा लेते हो तो एकदम ज़्यादा फूल जाता है ऐसे करके शरीर पूरा, मतलब यहाँ पर एयर किस में भर रही है जा करके, डायफ्राम में। किससे भर रही है एयर जा करके, डायफ्राम। फिर जब एक्सहेल करते हो तो डायफ्राम से एयर पुश करते हो बाहर आ जाते हो, एक्स्ट्रा एयर जो रहती है जो पुश पुल करते हो। तो इसमें दो ऑर्गन्स की जरूरत पड़ती है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में, दैट इज रिब केज और डायफ्राम, ठीक है। तो ब्रीदिंग मतलब क्या होता है, एक इनहेल प्लस एक्सहेल, इसे हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग बोलते हैं। सांस लेना, ले ही रखना कि छोड़ना भी पड़ेगा, पक्का है। कैसा है, एक बार थोड़ा सीधा होकर ले लो सांस अंदर, लो सीधा होकर सांस अंदर, मत छोड़ना, थोड़ा देर बाद आएगा, बोलने का तो तुरंत दिया। तो ब्रीदिंग में क्या रहेगा, लोग बोल रहा अच्छा सुबह सुबह योगा चल रहा है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। तो रिब के जो डायफ्राम दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो ब्रीदिंग में दो प्रोसेस होती है, एक होती है इनहेलेशन और दूसरी होती है एक्सहेलेशन। अब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में क्या चीज होती है, सबसे पहले जब आप इनहेल करोगे, सांस अंदर भरोगे, थोड़ा सा आंख बंद करके इनहेल करिए, मैं आपको फील करवा रहा हूँ कि वो चीज़ हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। एकदम अच्छे से पहले रिलैक्स हो जाओ एकदम, ठीक है। फिर एक डीप ब्रेथ लीजिए, कोई सोएगा नहीं, ठीक है, पता चला सो गए, ऐसी सुबह सुबह की क्लास है नहीं सर। चलो, जब आपने सांस अंदर भरी तो आपको एक चीज़ फील हुआ होगा, आपकी रिब केज थोड़ी सी ना एक्सपैंड हो रही है, ऊपर की तरफ उठ रही है, एक्सपैंड हो रही है, ये फील हो रहा है आपको सभी को। फिर रिलैक्स हो जाओ एकदम, देखो अब आपका चेस्ट की कैविटी डिक्रीज हो गई, पहले फूल गई थी, फिर क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, ठीक है। तो अब इसी को अपन लॉजिकली थोड़ा सा लिखने वाले, देख लीजिए एक बार बोर्ड पे। इनहेलेशन में, ड्यूरिंग इनहेलेशन, ड्यूरिंग इनहेलेशन, इनहेल जब हम करते हैं, मसल्स ऑफ ribs present in rib cage, present in rib cage expands, क्या करती है, एक्सपैंड करती है, फैलती है। जो मसल्स हमारे रिब्स में, रिब केज में जो प्रेजेंट है रिब्स,
उसमें जो मसल्स है वो क्या करती है, एक्सपैंड करती है, ठीक है। द रिब केज मूव्स अपवर्ड, ऐसे ऊपर की तरफ आ रहा था रिब, पूरा फैल रही थी, और आउटवर्ड, बाहर की तरफ, ठीक है। कैसे आ रहा था, बाहर की तरफ, क्योंकि जैसे अगर मान लो रस्सी बांध के रखे हुए नॉर्मली, और फिर उसके बाद अगर हमने बोला किसी को गहरी सांस लो, तो वो रस्सी वहीं तक रह जाएगी कि थोड़ा सा पीछे हटेगी, मतलब बॉडी क्या हो रही है, फैल रही है। तो रिब केज मूव्स अपवर्ड, रिब केज ऊपर की तरफ आती है और बाहर आती है, एंड आउटवर्ड, एंड आउटवर्ड। ये तो रिब केज की बात हो गई। अब डायफ्राम क्या हो रहा है, हाँ, डायफ्राम पहले तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अब जैसे मान लीजिए बैलून है, बैलून डायफ्राम जैसा ही होता है, ठीक है। अब आप बैलून में से करके ब्लो करोगे एयर को, तो जो बलून है वो किस तरफ मूव करेगा एयर भरने के कारण, नीचे की तरफ। तो यहाँ भी एयर भरा रही है, तो बलून, ये डायफ्राम किस तरफ जाएगा, नीचे की तरफ। तो द डायफ्राम, एक बार डायफ्राम की स्पेलिंग देख लेंगे ना, डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, डाउनवर्ड एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, सही है। तो ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस हो रही है, ये इनहेलेशन की प्रोसेस। अब इसीलिए जस्ट अपोजिट कर दो, अगर मैं उन वर्ड्स को हाईलाइट कर दूं, तो जस्ट अपोजिट में क्या हो जाएगा, एक्सहेलेशन। जैसे क्या हो जाएगा एक्सहेलेशन की प्रोसेस में, एक्सहेलेशन, यहाँ इनहेलेशन की जगह क्या आ जाएगा वर्ड, एक्सहेलेशन। मसल्स ऑफ रिब प्रेजेंटिंग रिब केज क्या होगी, एक्सपैंड का अपोजिट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट। एक्सपैंड मतलब फैलना, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना, ठीक है। रिब केज मूव्स डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, अंदर की तरफ जाएगी और नीचे की तरफ जाएगी। डायफ्राम मूव्स अपवर्ड एंड रिलैक्स या एक्सपैंड। जस्ट अपोजिट वर्ड में क्या आ जाएगा आपका, पूरा एक्सहेलेशन आ जाएगा। क्लियर है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन सभी को? किसी को कोई डाउट है इसमें अभी, इनहेल और एक्सहेल में क्या फर्क होता है? कहाँ लिख लिया बेटा, एक क्वेश्चन। अब ये हमारा हो गया ब्रीदिंग, इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन, दोनों को मिलाकर, ठीक है। तो अगर मैं इसके नीचे में ही ग्रीन मार्क कर दूं, तो क्या बन जाएगा, ये डेफिनेशन किसकी बन जाएगी या एक्सप्लेनेशन किसका बन जाएगा, एक्सप्लेनेशन का बन जाएगा। ग्रीन स्टैंड फॉर ग्रीन, तो जहां जहां आपको ग्रीन वर्ड दिख रहे हैं, जस्ट अपोजिट वर्ड लिखने हैं वहां पर, क्या लिखने हैं, एंटोनिम्स लिखने हैं, ठीक है, आसान है। अब इसके बाद अगर अपन आगे बढ़े इस प्रोसेस के बाद, तो इस प्रोसेस के बाद अगर मैं ब्रीदिंग कर रहा हूं, तो एक ब्रीदिंग रेट होता है। क्या होता है, ब्रीदिंग रेट होता है। रेट का मतलब होता है कितने बार हो, ठीक है। तो हम एक टाइम पीरियड के अंदर देखते हैं, तो 1 मिनट के अंदर, 1 सेकंड बहुत छोटा टाइम पीरियड हो जाएगा, 1 घंटा बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो 1 मिनट ले लेते हैं। तो 1 घंटा किसी को सांस लेते ही देखते रहेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 1 मिनट तक अगर हम किसी को देखें सांस लेते हुए, ठीक है, तो ये एक अनकॉन्शियस एक्शन होता है जिसको कोई ध्यान नहीं देता है। मैं आपको बोलूँ, आप लोग सांस ले रहे हो ना सभी लोग, लेकिन आप लोग ध्यान दो, सांस ले रहे हो, तो आप लोग ध्यान देना शुरू कर दोगे। तो देखो, ये एक ब्रीथ है, ये एक क्या है, पूरी की पूरी ब्रीथ है। तो एक इनहेल और एक एक्सहेल को मिला करके क्या बोलते हैं, ब्रीथ बोलते हैं। तो ब्रीदिंग रेट का मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम्स, यस, नंबर ऑफ टाइम्स पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट, ब्रीथ इन अ मिनट इज कॉल्ड ब्रीदिंग रेट। कि 1 मिनट के अंदर इंसान कितने बार इनहेल और एक्सहेल कर रहा है, कितने बार सांस अंदर भर रहा है और कितने बार छोड़ रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग रेट। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में, जो साधारण इंसान होते हैं, किसी डिफरेंट वैरायटी के ना हो, ठीक है, तो उनके अंदर जो ब्रीदिंग रेट होती है वो नॉर्मली होती है या एवरेज होती है 12 to 16 टाइम्स इन अ मिनट पर मिनट।
1 मिनट के अंदर 12 से 16 बार ऐसा होता है। गोल्डी नहीं डरेंगे बेटा, कोई ब्रीथ कर रहा है ठीक है, तो इतने छोटे से केज में कोई बंद है, जब वो ब्रीथ कर रहा है तो आवाज बाहर तक आ रही है। तो नंबर ऑफ टाइम्स पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट इज कॉल्ड ब्रीथिंग रेट। अब नॉर्मली कितनी होती है? 12 से 16 टाइम्स पर मिनट। इतना क्लियर है? अच्छे से एकदम मस्त। हेलो, सांस लेना समझ गया कैसे लेते हैं? गलती तो नहीं करेगा सांस लेने में, ठीक है? अगर बचपन से लेते हैं इसमें गलती अब तो नहीं हो सकती। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है ना, ठीक है? इधर ना बेटा, आज अच्छा लग रहा है तो हाँ तो तैयार है, तो क्या लग रहा है? संडे का पूरा यूटिलाइज करके भेजिए मुझे। अगर मान लीजिए हम एक काम करते हैं, सीधा हो अच्छे से, सर्दी तो नहीं है ना? अगर ऐसे कर दिया हमने, अब मैं इसको बोलूँ सांस ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा? अरे रुक जा, अच्छे से हाँ, अब सांस लो। और भी ले सकता है ना? अगर नाक बंद किया तो नाक से ही कोशिश कर रहा है, और कहाँ से ले सकते हैं सांस? मुंह से। लेकिन क्यों प्रेफर किया जाता है, क्यों बोला जाता है कि नाक से सांस ही लो, मुंह से मत लो? मुंह को खाना खाने के लिए रखा गया है, पानी पीने के लिए रखा गया। नाक से कोई पानी पीता है क्या? मुंह में छाले पड़े, नाक से खाई लिया, ठीक है? एकदम नाक बंद किया तो नाक से ही कोशिश कर रहा है ना, ठीक है? बैठ चल, ठीक है रान्ना, बताइए तो बेटा, क्यों मुंह से खाना खाना चाहिए और नाक से सांस लेनी चाहिए? नाक से, मुंह से क्यों सांस नहीं लेनी चाहिए? नाक में जो हेयर्स होते हैं वो डस्ट को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हार्मफुल सब्सटेंस को रोक सकते हैं। पानी फिल्टर करके पिएंगे तो अच्छा है, बिना फिल्टर करके पिएंगे तो डस्ट, जर्म्स सब अंदर चले जाएंगे। तो माउथ में कोई फिल्टर नहीं है, माउथ में कोई फिल्टर नहीं कि आकर किसी के हेयर के अंदर, हाँ ऐसे सर मेरे यहाँ तो अंदर ऐसे जाला भरा हुआ है पूरा, कुछ अंदर नहीं आ सकता। हरनीश आकर, हाँ नहीं है, किसी के नहीं है, किसी के नहीं होते माउथ के अंदर भी। अरे ठीक है, तो ऐसा थोड़ी ना सांस लेके टर्म से जा रही है, फिल्टर होते हुए एक बार। तो व्हाई इट इज प्रेफर्ड टू breathe through nose not through mouth, just because nose have hair particles, nose have hair particles। nose में क्या होते हैं? hair particles होते हैं जो आपकी एयर को फिल्टर कर देते हैं। तो आपका जितना डस्ट है, जर्म्स है, सब शुरुआत में ही फंस जाना है और फिर आपकी एयर कहाँ जा रही है? अंदर जा रही है। तो एक फिल्ट्रेट एयर जा रही है अंदर, मस्त साफ एयर जा रही है अंदर। इसीलिए कहाँ से सांस लेना चाहिए? ना, वो कहीं ना कहीं सही कोशिश कर रहा था, लेकिन थोड़ा देर बाद वो अपने आप ही कहाँ से सांस लेने लग जाता। बात समझ में आ गई? क्लियर है सभी को अच्छे से? तो अब उसी ब्रीदिंग मैकेनिज्म को अगर हम देखें तो कल मैंने आपको बताया था, तो बिना अगर हम डायग्राम बनाने की कोशिश करें, क्योंकि डायग्राम लोग भयानक बनाते हैं हमेशा, ठीक है? तो हम लोग अगर बिना डायग्राम बनाए फ्लो चार्ट के थ्रू कोशिश करें तो मुझे बताइए कि हम कैसे कैसे एयर को इनहेल करते हैं, हम कैसे कैसे एयर को इनहेल करते हैं। सबसे पहले एयर कहाँ आएगी? नोज के जो छोटे छोटे यहाँ से जो ओपनिंग्स हैं जहाँ से हम सांस लेते हैं, उस पोजीशन को क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रिल बोलते हैं। तो सबसे पहले सांस कहाँ गई? एयर कहाँ गई? नॉस्ट्रिल से जाती है नेसल कैविटी। नेसल कैविटी हमारे नाक में जो अंदर का होल है वहाँ जाती है, जहाँ पर मैंने सर्दी वाली बात की, जो होल में चीजें इकट्ठा हो जाती है। इसके बाद कहाँ जाती है एयर? बताइए, कल थोड़ा पढ़े थे अपन, थोड़ा याद होगा तो। फेरिंग्स कहाँ जाती है? फेरिंग्स, ठीक है। इसके बाद एयर कहाँ जाती है? फेरिंग्स में जाती है। फेरिंग्स ये एक्चुअली में गेट जैसा डाइवर्शन होता है। अगर आप लोग समझना चाहो तो इसको यही समझ के चल सकते हो, ये गेट जैसा डाइवर्शन होता है, ठीक है? ये क्या क्रिएट करता है कि जैसे मान लीजिए सपोज मैंने पानी पिया,
पानी किया तो पानी ऑटोमेटिकली कहाँ जा रहा है बेटा, ट्रैवल करते हुए सीधा मेरे पेट में, मतलब मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम में चला गया और मैंने सांस ली तो ये कहाँ गई अपने आप ही, लंग्स में। मतलब दो पाइप, एक पाइप क्या कर रहा है, खाना ट्रैवल करा रहा है, एक पाइप क्या कर रहा है, एयर ट्रैवल करा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप आ करके देखोगे तो होल तो यहाँ से एक ही अंदर जाने के लिए, तो यहाँ पर क्या होता है, एक फ्लैप जैसा स्ट्रक्चर रहता है। क्या रहता है, एक फ्लैप जैसा स्ट्रक्चर, जैसे एपिग्लॉटिस के अंदर, ठीक है। तो ये क्या करता है एपिग्लॉटिस, ये दोनों पाइप के ऊपर ऐसे करके एकदम यहाँ पर सिचुएटेड रहता है, ठीक है। एक्चुअली तो उसकी फंक्शनिंग नीचे से होती है लैरिंग्स के थ्रू, बट हम इसको भी यहीं से पढ़ रहे हैं। तो जब यहाँ से एयर या फूड पार्टिकल अंदर जाता है तो आगे में जो है वो कौन है, विंड पाइप, पीछे में जो है वो फूड पाइप। विंड पाइप को ट्रैचियम या ट्रैकियम और फूड पाइप को ओएसोफेगस कहते हैं। तो जब माउथ से यहाँ से या एयर यहाँ से आई अंदर, अब इसको जाना कहाँ है, एयर को आगे वाले में, और फूड को कहाँ जाना है, पीछे वाले में। तो फूड जब ट्रैवल करके आता है तो फूड इस फ्लैप को ऐसे बंद कर देता है, फूड इस फ्लैप को क्या कर देता है, बंद कर देता है। तो जब एयर वाला फ्लैप अपने आप बंद हो गया, कवरिंग, तो फूड ऑटोमेटिकली कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, फूड पाइप, ठीक है। तो ये जो पोजीशन है जहाँ पर ये सब चीजें हो रही हैं, इसे फेरिंग्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। तो एयर फूड दोनों को कहाँ आना पड़ रहा है, फेरिंग्स में आना पड़ रहा है। तो अब कहाँ आ गई है, फेरिंग्स में। फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स या ट्रैकिया में बोल सकते हैं, लैरिंग्स आएगा। लैरिंग्स इज अवर वोकल कॉर्ड, हमारा वॉइस बॉक्स। अगर फील करना है वॉइस बॉक्स को तो ऐसे गले पे अपने हाथ को रखो, यहाँ पर ओजस्वी हो गया बेटा, बचा है, यहाँ पर गले पे हाथ को रखो अपने, ठीक है। और ओम बोलो, ओम, अच्छे से ओम बोलो। वाइब्रेशन फील हो रहा है, ये वाइब्रेशन जो है वो यहीं पर फील हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स कहते हैं इसे एडम्स एप्पल भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल, क्योंकि इसका शेप है थोड़ा सा एडम, मतलब जो एप्पल है उसके जैसा रहता है। किसके जैसा रहता है, एप्पल जैसा रहता है, ठीक है। रनिश हो रहा है रिकॉर्ड बेटा, लैरिंग्स। आफ्टर दैट ट्रैकिया, या फिर इसी का एक और नाम है जिसे कहते हैं विंड पाइप। आप दोनों लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई एक भी लिख सकते हो, उसमें भी कोई इशू नहीं। या तो विंड पाइप लिखते हो या ट्रैकिया लिखते हो। साइंटिफिक नेम ट्रैकिया है। कॉमन में भाई जो विंड को ले जा रही है उस पाइप का नाम क्या है, विंड पाइप। जो फूड को ले जा रही है उसका नाम क्या है, फूड पाइप। लेकिन इसका अलग से नाम ये, ओके। इसके बाद अब यहां तक सिंगल पाइप चल रहा था पूरा। अब लंग्स कितनी हैं, दो, कुछ इस शेप में, मतलब दोनों लंग्स में क्या करना है, हमें एयर को भेजना है अंदर। तो मतलब अब यहां पर हमें क्या चाहिए, डाइवर्शन। तो इस डाइवर्शन के पॉइंट को हम कहते हैं ब्रोंकस या ब्रोंकी। जहां से एयर दोनों में एंटर करती है। अब ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये मोटे मोटे पाइप्स हैं, इसका छोटे छोटे पतले पतले पाइप्स इनसे कनेक्टेड है। तो उन पतले पाइप का नाम है ब्रोंकियोल्स। क्या नाम है पतले पतले पाइप का, ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स। अब ब्रोंकियोल्स के एंडिंग में लगे हुए हैं बलून, जिन्हें हम कहते हैं एल्वियोली। ये है बलून लाइक स्ट्रक्चर। कैसे, बलून लाइक स्ट्रक्चर, बलून लाइक स्ट्रक्चर, जो हमारे पूरे के पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम के एंडिंग में लगे हुए हैं, ठीक है। अगर जैसे फील कर रहे हैं तो एक बार और कर सकते हैं, थोड़ा सीधा होकर बैठिए, पाइप को स्ट्रेट करिए। पाइप टेढ़ा मेढ़ा रहेगा तो पानी ज़्यादा तेज फ्लो होगा, कि पाइप सीधा रहेगा तब। तो ऐसे एयर भी सीधी रहेगी तो सीधा सीधे जाएगी अंदर, नहीं तो इधर उधर जाएगी कहीं, ठीक है। पता चला ये फूल गया, समझ गए। इसीलिए अब ब्रीथ इन करो एक बार अच्छे से, फूल रहा है एकदम, देखो कैविटी बढ़ रही है। व्हाई, बिकॉज अब ठीक है, रिलैक्स हो जाओ, ठीक है, रोक के नहीं बैठेगा कोई भी।
एयर पूरा ट्रेवल करने के बाद कहां पहुंचती है? एल्वियोली बलून लाइक स्ट्रक्चर। तो बलून में एयर भरोगे तो क्या होगी? फूलेगी। एयर रिलीज कर दोगे तो फ्लैट हो जाएगी। ऐसे लगभग 1 करोड़ एल्वियोली है हमारे शरीर में, उससे ज्यादा है। ट्रिलियंस में बोला जाता है, पता है कभी कभी ट्रिलियंस तक, बहुत करोड़ों में भी बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा वैल्यू है उसकी। इतने सारे एल्वियोली हैं, छोटे छोटे। तो आप सब एल्वियोली में क्या भर रहे हो? एयर भर रहे हो। इसीलिए हमारी लंग्स क्या होती है? फूल जाती है, क्योंकि अंदर में छोटे छोटे बैलून्स हैं, उसमें एयर जा रही है तो वो क्या हो रही है? फूल रही है। एयर निकल रही है तो क्या हो जा रही है? फ्लैट। तो ये एक्चुअली में फूल क्या रहा है? एल्वियोली। और वो पूरी लंग्स को क्या कर रहे हैं? फुला दे। वो पूरी लंग्स को क्या कर रहे हैं? फुला दे। तो एल्वियोली में ही गैस जा करके पूरी की पूरी फिल होती है और वहीं से ही वापस गैस क्या होती है? रिलीज होती है। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो वेट पाइप है हमारी, ये बहुत ज्यादा क्या होती है बेटा? फ्लेक्सिबल होती है। और अगर इसमें एयर ना रहे, हमारे पास एक बॉक्स है, मान लो कुछ ये बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर, ठीक है, इसमें एयर है अभी अंदर में, इसीलिए कैसा है? एकदम फूला फाला मस्त एकदम। और अगर एयर इसकी निकाल दे तो ये कैसा हो गया? एकदम फ्लैट, चिपक गया एकदम। ऐसे ही हमारी वेंट पाइप भी, अगर इसके अंदर से एयर लगातार फ्लो हो रही है तो ये अच्छे से फूला रहेगा, लेकिन अगर इसके अंदर एयर नहीं रहे तो ये क्या हो जाएगा? एकदम पूरा चिपक जाएगा। अब अगर बाद में फिर से सांस लेना है तो क्या एयर इसके अंदर से पास हो पाएगी? अभी नहीं हो पाएगी। मतलब ये तो कोलैप्स हो जा रही है, चिपक जाना मतलब कोलैप्स हो जाना। तो इसको इसी कोलैप्स होने से बचाने के लिए इसके ऊपर में एक रिंग्स चिपके रहती है जो इसको चिपकने नहीं देती, और उसी रिंग्स का नाम है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। उसे रिंग का नाम है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। या नीचे के पोर्शन में अंदर में होती है, क्या नाम है? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। तो इसके ऊपर में जो लेयर रहती है उसका नाम है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, जो इसको कोलैप्स होने से बचाती है, तो ये पूरा हमारा क्या है? रेस्पिरेटरी ट्रैक। कहाँ एयर कैसे ट्रेवल करती है। अगर ये है किसी को वर्ड बना करके लिख दे रहे हैं, ठीक है, कि कैसे कैसे एयर हमारे बॉडी में ट्रेवल करती है। इतना क्लियर है? अब इतना होने के बाद रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया, ब्रीदिंग रेस्पिरेशन में जो फर्क हो गया, ब्रीदिंग कर कैसे रहे, ब्रीदिंग रेट क्या होती है। एक छोटा सा टॉपिक और, रेस्पिरेशन के टाइप्स और ये कि गैसेस एक्सचेंज कैसे होती हैं, ये दो चीज़। तो पहले हम रेस्पिरेशन के टाइप देख लेते हैं कि रेस्पिरेशन कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, किसी को पता है कोई आंसर? रेस्पिरेशन कितने टाइप के होते हैं? हाँ ठीक है, एनारोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, चलिए तो इसको देख लेते हैं अपन इधर देख रहे हैं। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में दो टाइप्स आता है। पहला टाइप है वो क्या था? एरोबिक, और दूसरा टाइप है एनारोबिक। ठीक है, देखिए एरोबिक मतलब ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। It takes place in presence of oxygen. इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, absence of oxygen। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है it produces high amount of energy. It produces high amount of energy। जैसे हमारे अंदर हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, बहुत सारे सेल्स हैं हमारे अंदर, हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए, कंसिस्टेंट एनर्जी चाहिए, लगातार चाहिए, इसीलिए हम क्या है एरोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं और हमारे अंदर ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म से सिंगल सेल ईस्ट जैसे, उन लोग बहुत छोटे छोटे होते हैं, उनको उतनी ज़्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए वो कैसा रेस्पिरेशन शो करते हैं?
anaerobic, less amount of energy, less amount of energy. Third and the last point in this, इसमें CO2, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसमें CO2, एल्कोहल एंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है। मतलब एक फर्क क्या है, अगर एल्कोहल बनाना है तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू ही बनती है। और बनाने का काम कौन करता है? बनाने का काम करता है, इसमें ह्यूमन बीइंग लिख सकते हैं, ह्यूमन सेल, और इसमें आएगा ईस्ट। ईस्ट एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बिना किसी ऑक्सीजन के भी रेस्पिरेशन परफॉर्म कर सकता है, और वो उस टाइम पर ग्लूकोज को ब्रेक करके क्या करता है, सीधा सीधा एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। क्या क्या प्रोड्यूस करता है? एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड विथ लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। तो ये क्लियर है आपको अच्छे से? तो रेस्पिरेशन के अगर रिएक्शन देखना चाहें तो क्या होगा बेटा? ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। इसको किसकी जरूरत है बेटा? ऑक्सीजन की। तो ये ब्रेक करेगा। हमारे बॉडी में खाना खाने से हम ग्लूकोज पा जा रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं तो क्या जा रही है? ऑक्सीजन गैस। अब आप जब एक्सहेल करते हैं वापस तो कौन सी गैस आती है? एक ये प्रोड्यूस हो रहा है, साथ में वाटर भी प्रोड्यूस होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर, और साथ में क्या प्रोड्यूस हो रही है? एनर्जी। दिस इज कॉल्ड कंप्लीट रिएक्शन ऑफ रेस्पिरेशन। और यही रिएक्शन जो है बेटा, ये आपके एरोबिक की भी रिएक्शन, क्योंकि हम ये नॉर्मल रेस्पिरेशन को एरोबिक रेस्पिरेशन ही कंसिडर करते हैं। एनाएरोबिक में ये जो है C6H12O6 वो ईस्ट की प्रेजेंस से ब्रेक होगा, ऑक्सीजन तो मिल नहीं रही, तो क्या बनाएगा सीधा सीधा? अच्छा चलो इसको पहले इतना लिख लो, फिर उसके अलग नोट्स को करते हैं। ठीक है, लिख चुके हैं? क्या क्या लिख चुके हैं इससे पहले से? ये लिख चुके हैं, ये भी लिख दिए हैं ना? अच्छा, ये इनहेलेशन वाले क्वेश्चन को लिख लो। ठीक है, थोड़ा मैथ के लिए जो अच्छे बुक में है उसको भी पढ़ लेंगे। जल्दी जल्दी फटाफट लिख लेंगे। पेज नंबर 1069। जी का 5 नंबर, जी का 5 नंबर, एफ का 5, एफ का 2, बस ये को कैंसिल करके उल्टी आप भी लिखी हुई है ना इसको पूरा, आस्था को कॉपी दे दीजिएगा। ठीक है, चलो लिखा तो आस्था आप इसको बस लिख लो बेटा। ये वाला ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन होता है, यही जो है मैंने पहली बार लिखवाया है, बाकी सभी चीज़ें मैंने एक बार लिखवा दी थी। ठीक है, तब फिर आपकी जो आपकी तो उस टाइम दिया, तो बस इतने को लिख लीजिए। ब्रीदिंग रेस्पिरेशन में रिब के जो डायफ्राम का क्या होगा। अपन आप ये देख लेते हैं कि एल्वियोली कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मदद करती है, क्योंकि वहीं पर से देखो एक चीज सोचो, कितना एकदम अजीब सी चीज है, कितनी अच्छी भी चीज है। हम जब इनहेल कर रहे हैं तो कौन सी गैस जा रही है अंदर? जैसे सभी जाती है,
लेकिन सबसे तो यूजफुल कौन सी रहती है? और जब आप एक्सहेल कर रहे हो तो कौन सी गैस बाहर आ रही है? वो कहाँ से आ रही है? ये वो कहाँ आ रहा है? एक्सचेंज, ये एक्सचेंज हो रहा है एल्वियोली। कहाँ हो रहा है? एल्वियोली। कैसे हो रहा है ये समझाता हूँ मैं अपना, ठीक है? ओके, थोड़ा सा रुक जाएंगे, इसको बस मैं मिटा दे रहा हूँ ऊपर के यहाँ पर पोर्शन को। एक बार एक्सचेंज ऑफ गैसेस समझा देता हूँ एल्वियोली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उस वाले पोर्शन को अपन नहीं कर रहे हैं अभी। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कैसे कैसे ब्रीथ करते हैं वो मैंने एक चार्ट बना के समझाया था आप लोगों को कि जितने फिश हैं सब गिल्स से, जितनी फिशेस है सब किससे ब्रीथ करती हैं? गिल्स से, ठीक है? फ्रॉग का एक इनिशियल स्टेज होता है जिसे टैडपोल कहते हैं, ठीक है? एकदम फिश जैसे ही होता है वो भी गिल्स से ब्रीथ करता है। तो एक जो ऑर्गन है ब्रीदिंग के काम आता है जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है वो गिल्स, जो मेनली एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए होती है, ठीक है? कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अपनी स्किन से ब्रीथ करते हैं, जैसे फ्रॉग हो गया, अर्थवॉर्म हो गया, जिसकी स्किन हमेशा आपको कैसे देखने मिलेगी? चिपचिपी से, ठीक है? तो उन लोग की स्किन चिपचिपी इसीलिए क्योंकि वो किससे ब्रीथ करते हैं? स्किन से ब्रीथ करते हैं, ओके? कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी में साइड में छोटे छोटे होल्स होते हैं, जैसे स्पाइरकल्स, कॉकरोच, ग्रासहॉपर, इनके बॉडी में साइड में क्या रहते हैं? छोटे छोटे होल रहते हैं। तो ये यहीं से पूरे एयर को क्या करते हैं? इनहेल करते हैं, फिर विंड पाइप कनेक्टेड रहती है और वहीं से क्या कर देते हैं? एक्सहेल कर देते हैं। तो एक ऑर्गन का नाम है स्किन, एग्जाम्पल याद रखेंगे, जैसे अर्थवॉर्म, फ्रॉग, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे ऑर्गन का नाम है स्पाइरकल्स, जैसे ग्रासहॉपर और कॉकरोच। तीसरे ऑर्गन का नाम है गिल्स, जिससे फिश और टैडपोल। चौथे ऑर्गन का नाम है लंग्स। लंग्स में जितने भी अर्थ में क्रिएचर रह रहे हैं, मैक्सिमम बड़े बड़े क्रिएचर सब लंग्स वाले हैं। साथ में जैसे मैमल्स कहा जाता है, ठीक है? साथ में दो और फिश हैं जिसका नाम है डॉल्फिन और व्हेल। ये दोनों भी किससे ब्रीथ करते हैं? लंग्स से। इसीलिए ये हमेशा हवा में आती हैं ऊपर, अपने ब्लो होल से पानी को रिलीज करती हैं, वहीं से सांस को इनहेल करती हैं और फिर डीप इनसाइड द सी ट्रैवल करने चली जाती हैं। तो इतना देर तक अंदर कैसे रह लेती हैं? इनके पास एक बहुत स्पेशल एबिलिटी है, ये उतने देर तक अपनी सांस को रोक के रख सकती हैं। व्हेल दिखना बहुत ही ज़्यादा किस्मत की बात होती है। डॉल्फिन्स ज़्यादा इसलिए जल्दी दिख जाती है, व्हेल्स ज़्यादा नहीं दिखती हैं जल्दी। इसका कारण क्या है? वो डीप इनसाइड द ओशियन रहना पसंद करते हैं, लेकिन सांस तो हवा में लेना है, तो फिर इनको बार बार ऊपर आना पड़ता हो जल्दी जल्दी। तो इनको ऊपर तो आना पड़ता है लेकिन जल्दी जल्दी नहीं आना पड़ता, क्योंकि ये एक बार सांस लेने के बाद कम से कम 7-8 घंटे तक सांस को अपने रोक के रख सकते हैं। डॉल्फिन नहीं, डॉल्फिन का थोड़ा स्पैन टाइम कम है, इसलिए डॉल्फिन बार बार करतब करने आती है, इधर से निकली इधर से अंदर, इधर से निकली इधर से अंदर। हम लोग उसको देखने भी जाते हैं। जैसे अगर आप कभी भुवनेश्वर तरफ जाएंगे, कहाँ? उड़ीसा में, तो वहाँ एक सबसे बड़ी लेक है सॉल्ट वाटर की, जिसका नाम है चिल्का लेक। वो इंडिया की सबसे बड़ी लेक भी है और सॉल्ट वाटर की सबसे बड़ी लेक है, ठीक है? पानी एकदम खारा है उसका, और वो डायरेक्टली ऐसे, हाँ लेक है, हाँ झील है पूरी, और वो डायरेक्टली समुद्र से जाकर के मिलती है। डायरेक्टली आपको एक जगह पॉइंट ऐसा दिखेगा, यहाँ का पानी समुद्र का पानी मिल रहा है, तो वहाँ तक लोग दिखाने के लिए भी ले जाते हैं टूरिज्म के तौर पर। तो उस लेक में बहुत सारे डॉल्फिन हैं। तो अब ऐसा रहता है कि वो लेके जाता है उस एरिया में और आपको दिखाएगा, देखिए डॉल्फिन है, वो आपको दिखेगी नहीं, क्योंकि जैसा आप सोचते हो ऐसे एकदम पूरा नहीं, वो थोड़ा सा जंप मार के अंदर, थोड़ा सा जंप मार के अंदर। तो वो जंप क्यों करती है? वो इनहेल करना रहता है। तो ये देखो, ये बस पूछ देख पाए जाने के बाद, ठीक है? तो ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स है और अलग अलग ऑर्गन्स है जिससे वो ब्रीथ करते हैं, ठीक है? नाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस ह्यूमन बीइंग में कैसे होता है? तो इट टेक्स प्लेस एट एल्वियोली, इट टेक्स प्लेस एट एल्वियोली।
कहाँ होता है ये एल्वियोली में होता है। ये साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये क्या है, वो जगह है जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। अब होता कैसे है, जैसे मान लीजिए हमारे लंग्स के अंदर में ये ब्रोंकियोल्स है और ये ब्रोंकियोल्स में क्या है, बैलून जैसा स्ट्रक्चर ये लगा हुआ है एल्वियोली, ठीक है। अब इस बैलून जैसे स्ट्रक्चर में ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होती है। क्या कनेक्टेड होती है, ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होती है। इस बैलून जैसे स्ट्रक्चर में ब्लड की वेसल्स कनेक्टेड रहती है। ये ब्लड की वेसल्स कनेक्टेड है इस बलून जैसे स्ट्रक्चर में, ठीक है। अब यहाँ पर होता है एक वर्ड है जिसको यूज किया जाता है डिफ्यूजन। क्या वर्ड यूज किया जाता है, डिफ्यूजन, ठीक है। अब डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, जो चीज जिस तरफ ज्यादा है, लिक्विड हो चाहे गैस हो, वो कम की तरफ ट्रैवल करती है। किस तरफ ट्रैवल करती है, कम की तरफ, ठीक है। जब आपने ब्रीद इन किया, तो जब आपने ब्रीद इन किया तो यहाँ से कौन सी गैस ट्रैवल करके आई जिसकी जरूरत है हमें, O2, और O2 कहाँ आके भर गई, एल्वियोली के अंदर, ठीक है। हमारे बॉडी में ये जो ब्लड वेसल है ये अभी आ रही है हार्ट से। कहाँ से आ रही है बेटा, हार्ट से, और ये लेके आ रही है अपने साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लेकर के आ रही है अपने साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, हार्ट एक्चुअली में पंप है, पूरा बॉडी का जितना ब्लड है वो हार्ट से ही बार बार फ्लो करता है इधर। तो जितनी ब्लड वेसल्स हैं सब किससे कनेक्टेड है, हार्ट से कनेक्टेड है। तभी ना भाई, जैसे पानी ऊपर चढ़ाना है तो पंप ऑन कर दिए, वैसे ही पूरे बॉडी में ब्लड भेजना है तो क्या काम करेगा, पंप काम करेगा हमारा हार्ट। तो ये ब्लड वेसल ब्लड लेकर के आ रही है जिसमें क्या मिक्स्ड है अभी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिक्स्ड है अभी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर जैसे ही ये ब्लड पहुंचा, यहां पर ज्यादा क्या है, कौन सी गैस ज्यादा है, एल्वियोली के अंदर O2, और इस पाइप में क्या है वो गैस कम। तो मैंने क्या बताया, डिफ्यूजन की प्रोसेस होगी, जो चीज जिधर ज्यादा है उधर से कम की तरफ शिफ्ट करेगी। तो ऑक्सीजन किधर ज्यादा थी, एल्वियोली के अंदर ज्यादा थी, तो ऑक्सीजन किधर शिफ्ट करके चली गई, एल्वियोली के अंदर। मतलब ऑक्सीजन एल्वियोली से किधर चली गई, ब्लड वेसल में। तो अब यहां से क्या ट्रेवल कर रहा है इसके अंदर, O2, ऑक्सीजन वाली गैस ट्रेवल कर रही है इसके अंदर, मतलब ब्लड में क्या चला गया, ऑक्सीजन। और कार्बन डाइऑक्साइड किधर ज्यादा थी, इस वेसल के अंदर, और किसके अंदर कम थी, एल्वियोली के अंदर। तो कार्बन डाइऑक्साइड इधर से किधर शिफ्ट कर गई, और फिर हम उसे खींच करके बाहर करके क्या कर दिए, एक्सहेल कर दिए। तो ये एक्सचेंज कहाँ हो रहा है, एल्वियोली। इधर से दिए ऑक्सीजन और उधर से क्या दिए, ब्लड वेसल से कार्बन डाइऑक्साइड। बात समझ में आई अच्छे से, कि ऑक्सीजन इधर इसके अंदर ज्यादा थी तो वो शिफ्ट करके किसके अंदर गई, ब्लड वेसल के अंदर, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। कौन सी प्रोसेस से, डिफ्यूजन की प्रोसेस से। अब द प्रोसेस इन विच substance, basically gases and liquid substance, move from region of higher concentration to lower concentration. इसको भी लिख देंगे ना, higher concentration to lower concentration. डायग्राम मत बनाइएगा बेटा, वो तो मैंने बस आपको एक समझाने के लिए बताया था। लोअर कंसंट्रेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ज्यादा से कम की तरफ शिफ्ट होना। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस प्रोसेस से होता है, डिफ्यूजन के प्रोसेस से, ठीक है। एल्वियोली के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा थी, वो शिफ्ट करके ब्लड वेसल में चली गई, ब्लड वेसल के अंदर CO2 ज्यादा था, वो शिफ्ट करके किसमें आ गया, एल्वियोली के अंदर, और हमने एक्सहेल कर दिया। अब एक चीज थोड़ा सा, बस थोड़ा सा, ये आखिरी टॉपिक है, ठीक है। ये ऑक्सीजन जो है ये ब्लड में तो पहुंच गया, लेकिन अगर ये ब्लड में ऐसे ही बस चलते चला जाए, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको बोला गया यहाँ से जाना है कहाँ, राजस्थान, और पैदल जाना है, कितना समय लगेगा,
बहुत टाइम लग जाएगा भयंकर। लेकिन अगर वहीं आपको प्लेन में मिल जाए तो एक दो घंटे। यही सेम चीज़ होता है हमारे ब्लड में। ऑक्सीजन अगर बिना किसी पिगमेंट के ट्रैवल करे तो आप जो ऑक्सीजन अभी इनहेल कर रहे हो 3-4 साल लगेगा आपके पैर के अंगूठे तक पहुंचने में। अगर वो पिगमेंट ना हो तो हमारे ब्लड में एक पिगमेंट है जिसका नाम है रेस्पिरेटरी पिगमेंट। क्या नाम है बेटा? ये ऑक्सीजन का दोस्त है, गाड़ी एक तरीके से जो ब्लड में होता है, जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। इसी से पता चलता है हमारा ब्लड कितना है शरीर में। हीमोग्लोबिन लेवल टेस्ट करते हैं। मेल्स में बहुत ज़्यादा होता है, फीमेल में थोड़ा सा कम। ठीक है, फीमेल में थोड़ा सा कम। ओके, तो हीमोग्लोबिन एक ऐसा क्या है, इसका नाम कौन है? ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। ये वर्ड 1 नंबर का पूछता है कई बार कि व्हाट इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट, नेम रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट इन अवर ब्लड, तो दैट इज हीमोग्लोबिन। ये क्या करता है, जैसे यहाँ से अभी ऑक्सीजन एंटर किया ब्लड के अंदर, तो हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच कर लेता है। हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को क्या कर लेता है, अपने साथ अटैच कर लेता है, और अटैच करके बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब फिर ये दोनों भाई लोग साथ में पूरे बॉडी में ट्रैवल करते हैं। अब उसको गाड़ी मिल गई, वो भी कैसी, प्लेन जैसी। अब मस्त ऑक्सीजन पूरे बॉडी में तुरंत फटाफट ट्रैवल कर जा रही है। बात समझ में आई? तो अगर हीमोग्लोबिन ना हो तो ऑक्सीजन बेचारी कहीं की नहीं रह जाएगी, उसकी पेस जो है, उसकी स्पीड जो है वो बहुत कम हो जाएगी, और उससे हमारी बॉडी को क्या है, बहुत बड़ा नुकसान है। तो इतना क्लियर है पूरा अच्छे से? तो दिस इज कॉल्ड द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। द हीमोग्लोबिन बिकम ऑक्सी हीमोग्लोबिन and thus the oxygen travels in our body and reaches to different cells, reaches to different cell। आपको पता है सुबह बोलते हैं उठ करके योगा करना चाहिए, बोलते हैं सुबह से उठ करके योगा करना चाहिए, क्योंकि एयर बहुत फ्रेश रहती है, प्लांट्स नए पूरा ऑक्सीजन रिलीज किए रहते हैं पूरा मॉर्निंग टाइम में, एकदम मस्त अच्छा ठंडा ठंडा लगता है। और जब ब्रीद इन करते हैं तो बोलते हैं काफ़ी अच्छे से ब्रीद इन करो, कि जो आपकी ऑक्सीजन है वो आपके बॉडी के हर एक कॉर्नर तक पहुँचे। कहाँ पहुँचे? हर एक कॉर्नर तक। ठीक है, कितने लोगों को याद करने में दिक्कत होती है? कोई भी आंसर है उसको याद करने में दिक्कत होती है, मतलब ऐसा हो जाता है कभी कभी कि सोशल साइंस तो एकदम सोशल नहीं रह जाता है, एनिमल टाइप का हो जाता है। 2 मिनट होती है दिक्कत। अगर मेमोरी बढ़ानी है तो आपके दिमाग का लेफ्ट हैंड राइट हैंड कोऑर्डिनेशन पूरा का पूरा, लेफ्ट और राइट ब्रेन का कोऑर्डिनेशन पूरा अच्छे से चलना चाहिए। उसके लिए आप एक चीज़ करिए, सिंपल सी चीज़ है, आप जितने भी ऐसे टास्क हैं जो आप साथ साथ करते रहते, जैसे बुक उठाना है, कॉपी उठाना है, बॉटल से पानी पीना है, तो आप अपने उस हैंड से करिए जो आप ज़्यादातर यूज़ नहीं करते। जैसे आप बहुत लोग सब राइटी हो मेरे हिसाब से, तो इन सब कामों को अपने लेफ्ट हैंड से करें, लिखने को छोड़ कर। खाना तो लेफ्ट से रखनी चाहिए, मैं भी लेफ्टी हूँ, मैं खाता था तो मेरे को मार पड़ती थी, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया अब। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने नॉन डोमिनेंट हैंड का ज़्यादा यूज़ करना है। इससे क्या होगा, आपका जो सेकंड पोर्शन है ब्रेन का वो भी अच्छे से इवॉल्व होगा, और फिर आपका ब्रेन का लेफ्ट और राइट पोर्शन अच्छे से कोऑर्डिनेट करके चल सकता है। बात समझ में आ रही? तो इससे आसानी होगी याद करने की चीज़ों। रट्टा फिकेशन में काम आएगा, किसमें काम आएगा? रट्टा फिकेशन में काम आएगा। moves from region of higher concentration to lower concentration। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पर ऑलमोस्ट पहला चैप्टर पूरा फिनिश। थोड़ी सी चीजें बची हुई हैं, एक रिएक्शन बची है और एक नॉर्मल चीजें बची हुई है।